देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के कार्यकाल का 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने वाला है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव भोपाल संभाग में 650 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सरकार का प्रयास है कि सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, जिससे कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिल सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचितों के कल्याण और विकास के लिए 11 दिसंबर से एक अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान अगले साल 26 जनवरी तक चलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पिछले साल 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे और उन्होंने 13 दिसंबर को पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। इस अभियान से केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चिन्हित लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक लोक कल्याण महोत्सव भी मनाया जाएगा। इसमें पिछले 1 साल में राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ ही विभिन्न विकास गतिविधियों का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह होगा। जन कल्याण पर्व में कहां क्या कार्यक्रम होंगे? जन कल्याण पर्व की शुरुआत भोपाल में लाडली बहना योजना की राशि वितरण से की जाएगी। इसके साथ ही गीता जयंती पर बृहद गीता का पाठ होगा। पर्व के दौरान अलीराजपुर की सांडवा माइक्रो सिंचाई योजना का भूमि पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राज्य सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगेगी। भोपाल, सीहोर, रायसेन से युवाओं की रातापानी अभ्यारण्य के निकट बाइक रैली, अक्षय पात्र कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पोषण आहार किट का वितरण होगा। ग्वालियर में तानसेन समारोह अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण और महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण होगा। जबलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण, उमरिया गांव में गौशाला का भूमि पूजन, बृहद युवा संवाद, स्वरोजगार केंद्रित कार्यक्रम, पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुतिकरण, वन मेले का शुभारंभ, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ, साधु संतों के साथ संवाद, पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इंदौर में दीक्षांत समारोह, खंडवा ओमकारेश्वर में सोलर पार्क का लोकार्पण, उज्जैन में IT पार्क का भूमि पूजन, भोपाल में खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को वितरण, सागर में तालाब सौंदर्यीकरण का लोकार्पण, चिंतन शिविर का आयोजन, नर्मदापुरम पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह स्मृति में कैबिनेट बैठक और भोपाल के रविंद्र भवन में छात्र छात्राओं से संवाद कार्यक्रम। लगभग 108 से ऐसी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को उन जनता के पास तक जा रहे हैं और 26 जनवरी तक एक प्रोग्राम चलेगा। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक हमारा जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। उस पर्व में हम जन जन के बीच में जाएंगे और उनको जो वंचित रह गए उन योजनाओं से उससे उनको लाभ भी देंगे। इस प्रदेश में मजदूर खुश नहीं है, इस प्रदेश का छात्र खुश नहीं है, इस प्रदेश का नौजवान खुश नहीं है। फिर किस बात के लिए काम कर रही सरकार? सरकारों को जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें टैक्स के नाम पर खून चूसने का काम कर रही है और जन कल्याण की बात कर रही है। बहरहाल इस कार्यक्रम को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सरकार की कोशिश है कि आम जनता तक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएं, जिससे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सके। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का ये प्रयास आम जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मिलन भार्गव जी जुड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता है, हर्ष जैन कांग्रेस प्रवक्ता, इसके साथ ही भूपेंद्र सुल्लेरे जी वरिष्ठ पत्रकार है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से करेंगे और सबसे पहले तीनों मेहमानों का मैं स्वागत भी करती हूं स्वराज एक्सप्रेस में। जी, वरिष्ठ पत्रकार से चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, प्रदेश भर में 11 से 26 जनवरी तक ये अभियान बीजेपी चला रही है। सरकार की योजनाओं से जो लोग वंचित रह गए हैं, अब कहीं ना कहीं उन लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। घर घर जाकर अवसर ढूंढेंगे ऐसे लोगों को। कैसे देखते हैं आप इस अभियान को? देखिए, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने मोहन जी यादव, इतने वरिष्ठ नेताओं के बीच में एक नया चेहरा उभर के आए आज से 1 वर्ष पूर्व।
लोगों को अप्रत्याशित था और ये संगठन की एक खूबी है बीजेपी की। एक संगठनात्मक एक पहलू है, जिस नेता के पीछे लग जाते हैं उसको वो नेता बना के ही रखते हैं। तो उसके प्रति आए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लगभग 20 साल से सरकार बीजेपी की लगातार चल रही थी, अगर 18 को छोड़ दे विकल्प के रूप में। और शिवराज जी जैसे एक संवादकारी नेता थे, जिनका एक अपना रिश्ते बनाना, एक संचार करने का एक तरीका था, एक कदावर कैडर था यहाँ पे बीजेपी का भी। और केंद्र भी यहाँ पे जब बीजेपी का गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा संगठन पहले से ही था, क्योंकि यहाँ अटल जी जैसे सुषमा स्वराज जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी अगुवाई की और राज्यसभा से भी बहुत से बड़े नेता गए। तो इस कारण ये संगठन के रूप में महत्वपूर्ण था। तो उनके पास चुनौतियाँ भी थीं और बहुत से उनके सामने अपने आप को उस तरह से स्थापित करने के लिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कार्य किया धीरे धीरे, शुरू में ऐसा जरूर लगा कि प्रशासनिक कसावट नहीं थी। और उन्होंने, क्योंकि जब भी कोई नियम या कानून सरकार बनाती है तो उसके लिए प्रशासनिक अमला उसके साथ के इम्प्लीमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखा हमने कि कुछ आरोप भी लगे इस तरह से कि वो अधिकारियों को अपने ही एक विशेष लोगों को रख रहे हैं, फिर हर हफ्ते में सर्जरी होना और फिर उसका कार्यकाल मुख्य सचिव का बढ़ाना, ये सब चीज़ें देखी गई। फिर क्योंकि उनके पास उच्च शिक्षा मंत्री थे उससे पहले, और फिर लेकिन संगठन का फीडबैक था। और फिर इसके बाद अभी पिछले माह मुख्य सचिव के रूप में केंद्र ने अनुराग जी जैन को भेजा और उससे काफ़ी कुछ परिवर्तन दिख रहा है इस तरह। लेकिन इस समय में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किए, जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पे समिट किए हैं जिसमें निवेश करने के लिए बढ़ाया गया। उन्होंने उच्च शिक्षा के मंत्री रहे तो उन्होंने 3 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। और बेरोजगारों के लिए उन्होंने रोजगार के लिए नए 2 लाख पदों के लिए घोषणा भी की थी। अब उसके लिए परीक्षा का टाइम टेबल बनाएंगे और विभिन्न रूप से उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने की बड़ी उपलब्धि ये भी है कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती। और ये पहली बार रिकॉर्ड है कि भले बीजेपी संगठन को वरीयता देता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री चेहरा था और इस तरह से छिंदवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण सीट को भी उन्होंने जीता, ये उनका प्लस पॉइंट था। लेकिन बाईपोल इलेक्शन में जब हमने देखा, ये अभी उपचुनाव हुए और जो 2 उपचुनाव में लगभग एक बीजेपुर की जो कि एक मंत्री थे ही उनके मंत्री रावत जी, और वो हारे, तो उससे कांग्रेस को एक थोड़ा सा वो मिला। और 1 लाख से ऊपर लगभग बुधनी की सीट थी और जो कि 13,000 वोटों से जीती है, वो भी एक क्योंकि आपकी सरकार रहती है, आपका अमला रहता है और जिस तरह से काम करता है, तो वो अधिकांश ये देखा जाता है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी दिखती है। लेकिन कांग्रेस को इससे बेनिफिट मिला और कांग्रेस के संगठन में एक नई जान आई है। तो ये विपक्ष में भी एक क्योंकि एक माहौल बना है और संगठन के रूप में तो वो घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से 1 साल पूरे करती है तो अपनी योजनाओं को द्वार तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करती है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है जनता के पास पहुंचने के लिए, अपनी योजनाओं को बताने के लिए, उनका फीडबैक लेने के, क्योंकि बूथ लेवल तक से वो कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, फिर संगठन में रूप में उसको क्रियान्वयन करने के लिए फिर शासकीय कर्मचारियों की तरह उसमें इम्प्लीमेशन की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, इससे क्या होता है, जागरण बनता है और सरकार के प्रति एक काम। लेकिन साथ साथ चुनौतियाँ भी बहुत हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि धरातल पर योजनाओं को लागू करना, लेकिन बहुत अच्छी उपलब्धि ये भी है कि उनके पास अभी वर्तमान में जो अनुराग जी जैन जी आए हैं, उनकी अच्छी छवि रही, वो केंद्र में यहाँ पे कलेक्टर भी रहे और काफ़ी कुछ अभी सर्जरी हो रही है प्रशासनिक में। फिर डीजीपी का भी अभी, क्योंकि प्रशासन लाइन ऑफ ऑर्डर में कुछ ऐसी चीज़ें आई थी कि जिसमें मात्र बच्चियों के साथ, जिसको हम चर्चा करना भी अच्छा नहीं समझते, ये अपराध काफ़ी बढ़े हैं। लेकिन ये अब मानसिकता बन रही है, लेकिन सरकार रहती है तो उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। लेकिन इसके लिए क्योंकि इस तरह से किस तरह से इवेंट्स बन रहे हैं ये सब। दूसरी बात, इस राज्य में कर्जा भी बढ़ रहा है, तो वो ठीक है क्योंकि वो तो एक रेशो होता है कि जीएसटी भी का भी बढ़ रहा है। लेकिन
इस तरह से अगर माने पूरी कंप्लीट करके, तो सरकार काफ़ी कुछ नए पैगाम में नई चीज़ें लाके, और लाडली बहना जो योजना थी और जिसके तहत सरकार की वापसी हुई थी और अन्य राज्यों में भी उसका इम्प्लीमेशन हुआ, तो ये सारी कुछ चीज़ें देखा जा सकता है। लेकिन साथ साथ विपक्ष को भी बहुत बड़ी इस बार उपलब्धि मिली कि विजयपुर जैसी उन्होंने मंत्री को हारा, तो उनके अंदर भी घिराव रहा होगा और वो घिराव करेंगे आगे। और ये लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती है कि विपक्ष और सत्ता का एक दूसरे से प्रश्न करें और उत्तर दे, तो ये बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से जनता भी समझती है कि हमको बैलेंस बनाने के लिए, अपनी बातों के लिए इस तरह से निर्णय देती है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता पे ही निर्भर करता है भूपेंद्र जी, पूरी जो भी हम चर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मिलन जी का रुख करना चाहूंगी। मिलन जी, अगर हम ये 1 साल की बात करें तो ये कितने अहम रहे आपके लिए और मध्य प्रदेश के लिए? काजल जी, वैसे तो भूपेंद्र जी ने पक्ष विपक्ष का दोनों काम कर दिया जी। काफी चीज उन्होंने बता दी, लेकिन जनता से चुनी हुई सरकार जनता के लिए विविधता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जैसे 24 365 दिन काम करती है, इस सरकार का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है। और जिस तरह से 2003 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चूंकि हम 5वीं बार जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की 1 वर्ष की सरकार ने सुशासन के जो नए आयाम रचे हैं उससे सभी सुपरिचित है, और जिस प्रकार से एक नवाचार सरकार में दिखाई देना चाहिए, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर हो या कार्यों को लेकर हो, मतलब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, बहुत संवेदनशीलता का तेंदुपत्ता संग्राहकों के भत्ते को बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं किसानों की जुड़ी हुई जो हमारी पारंपरिक श्री अन्न जैसी योजना है उसको लाकर जो हमारा कहीं ना कहीं पारंपरिक भोजन है उसको कहीं स्थान देने का काम करते हैं। लगातार साइबर तहसील और जो इंडस्ट्रियल सबमिट करके के संभागीय स्तर पर लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में जो काम किया है, चाहे हर संभाग के जब इंडस्ट्री आएंगी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। इस दिशा में बहुत बड़ा काम करके 2.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के जो प्रस्ताव आए, ये भविष्य के मध्य प्रदेश की दशा दिखा रहे हैं। आने वाला मध्य प्रदेश किस प्रकार का होगा, कितना मजबूत होगा, युवाओं के हाथ में रोजगार जहां होगा वहां लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो ये प्रदेश जब विकसित होगा तो जो 2047 का राष्ट्र विकसित करने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साकार रूप में मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। तो ऐसी तमाम योजनाएं जिनको लेकर हम ये पखवाड़ा बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, और जितनी हमारी योजनाएं हैं उनको निचले स्तर पर जो भी हमारे हितग्राही छूट गया है, इन्हीं भी कारण से उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हर योजना में 100% लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिले मध्य प्रदेश के कोने में। अब इस वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण काजल जी जो है वो सारी योजनाएं सस्टेन करती है। ठीक है, मुझे वो वाक्य याद आता है, जो चुनाव थे 2023 में विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी चीख चीख के चिल्ला रही थी कि लाडली बहना योजना शगुफा है, बंद हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि आज 1.25 साल से ऊपर हो गया, योजना भी चल रही है, और योजना की किश्त देकर ये पखवाड़ा शुरू होगा और पूरा महीना 40 दिन चलने वाला है। और गीता जयंती मनाकर जो भगवान कृष्ण के जो उपदेश है उनका वाचन के साथ सरकार जिस दिशा में जा रही, ये सरकार स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा प्रतिपक्ष गीता जयंती बनाने का भी विरोध कर रहा है और इस पखवाड़े का भी विरोध कर रहा है, जबकि उनकी भूमिका बहुत सकारात्मक होना चाहिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, जनता ने अपना जवाबदेही है सबकी चुन दी, कौन सत्ता में रहेगा कौन प्रतिपक्ष में रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इस प्रकार की निचले स्तर की राजनीति कर अपना चेहरा विपक्ष जो स्पष्ट कर दिया है वो जनता देख रही है, जनता जवाबदेही आगे फिर सुनिश्चित। चलिए बिल्कुल हर्ष जी से भी इसका आंसर ले लेते हैं। हर्ष जी, जो 2 दशकों में ना हुआ हो उसे साल भर में बीजेपी ने कर दिखाया है, और आप कह रहे हैं कि जन कल्याण से जुड़े कोई कार्य यहाँ पर बीजेपी करती हुई नहीं नजर आ रही। अभी आपने सुना ही होगा, बीजेपी प्रवक्ता लगातार योजनाएं बता रहे थे कि हमने ये इस तरह की योजनाओं को पूरा किया है और अभी 108 योजना और लेकर आ रहे हैं। जी हर्ष जी। सबसे पहले तो काजल जी, इसका मतलब है कि 2 दशक से बीजेपी की सरकार थी और कुछ हुआ नहीं प्रदेश में, जो इनने 1 साल में कर दिखाया।
जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि 2 दशक में कुछ नहीं हुआ और 1 साल में हमने बहुत कुछ कर लिया। तो 1 साल में क्या क्या करा है? कुशासन का रूप धारण कर लिया है सरकार ने। ऐसी हालत में है मध्य प्रदेश, कर्ज में डूबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है। 4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है मध्य प्रदेश में। और कर्ज लेकर क्या हो रहा है? इवेंट हो रहे हैं। कर्ज लेकर ब्रांडिंग हो रही है, प्रमोशन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सपरिवार विदेश जाते हैं और विदेश से लौटते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाए जाते हैं उनके स्वागत में, जैसे कि स्वयं प्रभु श्री राम वनवास से लौटे हों। मतलब आप सोचें कि सरकार के पैसों का हर महीने जनसंपर्क के पैसों से बड़े बड़े ऐड दिए जाते हैं पेपरों में, और उससे क्या दर्शाया जाता है? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे किसी के घर के नहीं, जनता के पैसे मध्य प्रदेश के। मैं चाहूंगा कि ये पैसों का सदुपयोग हो, ना कि इतनी ब्रांडिंग, प्रमोशन करने की बजाय। अभी करप्शन देखिए, भ्रष्टाचार की हालत देखें, प्रदेश में सर्वोपरि हो गई। आज भास्कर की रिपोर्ट है कि अगर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ काम करवाना है तो पटवारी और आरआई जैसे लेवल के अधिकारी 1 लाख रुपए से कम तो काम ही नहीं कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन कराया और पर्दाफाश कराया। इतने बड़े एक पूरे पेज की रिपोर्ट आई है। क्राइम मध्य प्रदेश में आम आदमी तो दूर की बात है, भाजपा की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई स्पीकर, लोकसभा की स्पीकर रही हुई, 8-9 बार की सांसद रही हुई, उनके पोते के शोरूम में भाजपा के खुद राज्य मंत्री का लड़का चले जाता है, गुंडागर्दी करके तोड़फोड़ कर देता है, मारपीट कर देता है, डराता है, धमकाता है, मारने की धमकी देता है। उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती कितने घंटों तक, जब तक ऊपर से अधिकारी इंटरवीन नहीं करते, टीआई उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखता। कितनी बड़ी बात है ये कि ये मिसेस महाजन जैसी लेडी के ऐसे हाल है अगर इंदौर शहर में, तो एक आम आदमी क्या होंगे। ठीक है। इनके नेता कार्यकर्ता सिर्फ इस चीज में लगे जाते हैं कि दिलजीत आ रहा है, शो हो रहा है, तो कैसे उनको कुछ मिल जाए, कैसे ये लोग लाइमलाइट में आ जाए। ये जनता की भलाई नहीं चाहते। कुछ अच्छे आयोजन होते हैं इंदौर में, उसके ऊपर रोक लगाने आ जाते हैं। जहां देखो वहां पे धर्म को ले आते हैं, बार बार धर्म को लाते हैं और धर्म के नाम के अफीम चटा देते हैं पब्लिक को, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश बहुत बुरी हाल में है। यहाँ पे किसान लाचार है, युवा बेरोजगार है। 27 लाख लोग बेरोजगार है। ऑफिशियल डेटा है ये प्रदेश का। ठीक है, बिल्कुल। मिलन जी, मजदूर, छात्र, नौजवान सब परेशान यहाँ पर है। जैसा कि आपने हर्ष जी को भी सुना, कहा उन्होंने ब्रांडिंग करने में लगातार बीजेपी लगी हुई है, तरह तरह के इवेंट्स कर रही है, जनता के पैसे का सही उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब लेना चाहेंगे आपसे। काजल जी, देखिए, पहले तो मेरी आपत्ति है कि हिंदू धर्म को अफीम से तुलना करना, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता हिंदू धर्म के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कोई नेता इनका सनातन को एड्स, डेंगू कह देता है, तो कोई हिंदुओं को आतंकी, कोई भगवा को बलात्कारी। अब हर्ष जी जिस प्रकार से हिंदू धर्म को अफीम कह रहे हैं और लोगों को अफीम चटाने की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपका विश्वास नहीं होगा जैन साहब, क्योंकि आप सोनिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपका हिंदू धर्म पे विश्वास नहीं, भारतीय संस्कृति विश्वास नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय संस्कृति को पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ाते हुए हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं, तो आपको उसमें समस्या क्या है? आपको हो सकती है, क्योंकि आपको तो योग से भी समझता है कि बच्चों को योग नहीं कराया जाए, क्योंकि वो भी धार्मिक आधार पर जोड़, जो गीता भगवान कृष्ण ने स्वयं कही है, जो दिव्य ज्ञान है, उसको भी आप नकार रहे हैं। क्योंकि आप तो राम को भी नकारते हैं। आप तो राम अयोध्या में पैदा नहीं, राम जन्मभूमि पर निर्णय आता है तो आप विरोध करते हैं। आपका स्वाभाविक आक्रोश है, क्योंकि आप बाबर के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन हम राम के पद चिन्हों पर चलते हैं। राम का देश और राम चिन्ह उठाने वाले आपके ही लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, अफीम से तुलना कर रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो मैं इस विषय को उठाकर कांग्रेस के जो हमारे जीतू पटवारी जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी खवैया है और कार्यकर्ताओं से मानने का उनका कीर्तिमान स्थापित है, तो कार्यकर्ता आज
इस प्रकार तो क्या है कि हिंदू धर्म को अफीम कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। ठीक और है, इस पर जवाब मैं मांगूंगा सोनिया राहुल से। ठीक है। हर्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? भार्गव जी, आप मेरे को वापस से धर्म की पाठशाला मत सिखाएं। आपसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मैं आपको कईयों बार बता चुका हूं ये बात। आप मेरे को वापस से धर्म की राजनीति, आपका धर्म आप निभाएं, आप सरकार चलाएं, आप सरकार में हैं, आप मेरे को धर्म, आप धर्म के बारे में ज्ञान मुझे मत दें। इसको माफी मांगेंगे या नहीं? आप मुझे, मैंने क्या कहा? मैंने धर्म को अफीम नहीं कहा। मैंने बोला आप अफीम के तौर पर लोगों को बरगला रहे हैं। आप समझे मेरी बात? आप सुन लीजिए मेरी क्लिपिंग वापस से। आप बरगलाए मत, अफवाह मत फैलाएं और मेरे को धर्म का पाठ मत सिखाएं। मैंने आपको पिछली बार अच्छे सबक सिखा दिया था कि मेरे से बड़ा हिंदू आप नहीं, और आप आ जाना कभी, मैं बता दूंगा कितने बड़े हिंदू आप हैं और कितने बड़ा हिंदू मैं हूं। आप समझ लीजिए। ये वापस से टॉपिक में मत आइए। आपका धर्म है सरकार में रहकर लोगों की सेवा करना, लोगों का दुख दर्द सुनना और लोगों के प्रति निष्ठावान होकर वो काम करना, वो आप करिए। आप बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान मत करें, सिख ईसाई मत करें। कल दिलजीत दोसांझ ने आपको बहुत गजब का जवाब दे दिया कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। आप बिल्कुल मत करें, है ना? ये करते हैं तो जनता अब आपसे नफरत करने लगी है। हर चीज में आप धर्म डाल रहे हैं, ठीक है? मैं सनातनी हिंदू हूं। मेरा सुबह होता है सूर्य भगवान को नमस्कार करने से, और रात होती है जब तक मैं हिंदू हूं। मैं बचपन से हिंदू हूं। मेरे को आप मत सिखाएं मिलन जी। चलिए सर, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी कह रही है कि लगातार विरोध कर रहा है। कोई भी एक्टिविटी अगर बीजेपी करती है तो आखिर कांग्रेस को क्यों आपत्ति होती है? कांग्रेस लगातार उसका क्यों विरोध करती है? आप देखिए ना प्रदेश के क्या हाल है। आज आप सवाल पूछिए कि कितने कर्ज में डूबा हुआ है प्रदेश, क्यों बेरोजगारी है, क्यों किसान की ये हाय, क्यों किसान की एमएसपी नहीं दी जा रही है। जो एमएसपी वादा किया गया था, इनका शपथ पत्र उठा के देखिए, 1 साल पहले इनने क्या बोला था शपथ पत्र में। जो बोला था कुछ भी नहीं हुआ। लाडली बहना की बात करते हैं बार बार। लाडली बहना इन्हें 3000 बोला था, कहाँ आए 3000 खाते में? कुछ भी तो नहीं हो रहा प्रदेश में, वही वैसे ही चल रहा है। जो वादे आपने किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। जवाब दे दीजिए हर्ष जी को। देखिए, इन सब की जवाबदेही अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में, जहाँ 100% जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला, 29 के 29 कमल शून्य पर आकर कांग्रेस को खड़ा करके बेचारे विक्षिप्त हो गए हैं और अब संभल नहीं पा रहा है। अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी। जनता ने लोकतंत्र में जिस प्रकार की जवाबदेही दी है, उसमें हर 5 वर्ष में सरकारों को जाना पड़ता है जनता की, और वही हमारा परिणाम होता है, वही हमारा आशीर्वाद, वही हमारा रिजल्ट होता है कि हमने क्या किया। इन 5 वर्षों में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, जनता ने विश्वास जताकर 29 के 29 कमल खिलाए, और जो तथाकथित किला कहा जाता था छिंदवाड़ा, वो भी टह। तो जिस प्रकार के परिणाम है सब सार्थक। मुझे लगता है कि अफीम जैसे शब्दों का प्रयोग कर हर्ष जी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन अपने आप को सनातनी दिया। ठीक है, आपकी अपनी राजनीति है, सोनिया जी राहुल जी को आपको कुछ करना है, और एक प्रतिस्पर्धा आपके यहाँ चल रही है कि हिंदुओं को गाली दीजिए, हिंदू धर्म को अपमानित करिए। देखिए, ये जनता देख रही है, हिंदू भाई बहन देख रहा है कि आप खुश किसको करना है और किसको आप चिढ़ा रहे हैं। ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र को बार बार चिढ़ाना, ये कहीं ना कहीं आपको गर्त में ले जाएगा, जबकि आपको एक सार्थक राजनीति के तौर पर प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो अपेक्षित है, लेकिन स्वाभाविक रूप से आप नहीं करो। ठीक है भूपेंद्र जी, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना। कांग्रेस कह रही है अभी तक किसी प्रकार का कोई काम बीजेपी ने नहीं किया है, और अभी आपने ये भी सुना कि बीजेपी ने लगातार अपनी योजनाओं का बखान यहां पर करती हुई नजर आई। क्या लगता है सरकार का ये प्रयास आम जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जनता के बीच में लगातार संवाद होना चाहिए, और संवाद ही मतदाता में परिवर्तित होता है, और उससे संगठन भी सक्रिय होता है। संगठन को लगातार कार्य भी मिलने चाहिए और कार्यकर्ताओं को। देखिए, इनके घोषणा पत्र में लगभग 400 से ज़्यादा योजनाएं की घोषणाएं की थी कि हम देंगे, और लगभग मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने 200-250 योजनाओं को लगभग लागू किया है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण योजना है एमएसपी वाली, जो कि किसानों के लिए है, और एक बेरोजगारी की समस्या है,
और लेकिन कई चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई है, रीवा में जिस तरह से वो खोला है एयरपोर्ट, और भी जगह उन्होंने आधुनिकीकरण किया है, कई वंदे मातरम ट्रेनें हैं, उनकी जिस तरह से कनेक्टिविटीज़ बढ़ाई है। तो कुछ परिणाम बाद में भी दिखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम दिखेंगे, क्योंकि इनके पास जो उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार, तो इस कारण क्या है, मोदी जी का जो विज़न है और मोदी जी जिस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि चुनाव तो अंततः मोदी जी के ही फेस पर बाद में लड़े जाते हैं, वो तो ठीक है जनता, लेकिन जब चुनाव की समर में आते हैं तो फिर मोदी जी ही आते हैं, उनकी उपलब्धियां आती हैं और राष्ट्रवाद आता है, सनातन आता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत एक सनातनी देश है, लेकिन सारे धर्मों को, धर्मनिरपेक्ष भी राष्ट्र है सारे धर्मों के लिए, लेकिन एक ये नहीं है कि बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाने की एक प्रक्रिया की जाए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि वो उनके भी मूल अधिकार हैं। तो अब ये बात है कि वो उस तरह से वो गाइडलाइन कर रहे हैं, और ये सिर्फ मतदाताओं के लिए है, लेकिन विकास बहुत ज़रूरी है, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़रूरी है, और पलायनवाद की भी समस्या है, किसानों के साथ लाइन ऑफ ऑर्डर की भी समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे से बच्चों के साथ जिस तरह से हो रहे हैं। एक अभी मैं देख रहा था कि नशे की भी मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा साइन नहीं है, क्योंकि ये अच्छी वो नहीं है। शिक्षा में भी नए प्रयोग हुए हैं, लेकिन शिक्षकों में लगातार रोजगार भी मिलने चाहिए, भर्तियाँ होने चाहिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार को लगातार कांग्रेस का भी स्टैंड रहना चाहिए, आंकड़ों की तरह उनको घेरें, और उस तरह से, क्योंकि जनता का विश्वास अगर वो जीतेंगे तो निश्चित रूप से वो भी सत्ता में आएंगे। तो ये तो दौड़ है, और उस तरह से अपनी परीक्षा तो उस पर मतदाता ही पे ही देना है। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समय हमें और इजाज़त नहीं देता है ज़्यादा बातचीत के लिए, तो देखिए अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बीजेपी 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये अभियान लेकर आई है, आखिर ये प्रयास बीजेपी का आम जनता के लिए कितना फायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस इस अभियान के अगेंस्ट नजर आ रही है, लगातार आरोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो बीजेपी पर लगाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस अभियान से आम जनता को कितना इसका फायदा मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।